नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को एएनबी न्यूज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित प्रेस क्लब में सीएम भूपेश बघेल ने जमकर फाग गीत गाकर रंग जमाया। प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में सीएम बघेल ने कई फाग गाकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में पत्रकारों ने सीएम भूपेश बघेल का स्वागत सत्कार किया। विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक विकास उपाध्याय, कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय ठाकुर, प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, एमआईसी सदस्य अजीत कुकरेजा सहित राजधानी के युवा और वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब की ओर से महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ हैं। होली का त्योहार सीएम भूपेश बघेल ने मनाया है और पत्रकारों के साथ बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया गया। जी बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल जो है रायपुर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं राजधानी रायपुर के मोती बाग स्थित प्रेस क्लब भवन में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम होली के रंग प्रेस परिवार के संग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फाग गीत जो गाकर, जो छत्तीसगढ़ में फेमस मशहूर जो गीत है फाग गीत, वह गाकर समा बांध दिया। वही आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो है उन्होंने चलो बीरज में खेले गुलौआ आज राधे बिना होली ना हो, इस तरीके से गाना गाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। वही इनके इस गाने पर विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय जो विधायक है जमकर फिर के, वही रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर और निगम सभापति प्रमोद दुबे भी जमकर जुड़े। बता दूं कि इसमें इस दौरान जो है बीजेपी से रायपुर सांसद सुनील सोनी भी उपस्थित रहे। मंच पर पहुंचने पर रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री बघेल का स्वागत जो है गुलाल लगाकर और लौकी, कटहल और भाटा की माला पहनाकर किया। मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, चाहे अमीर हो या गरीब सभी होली मनाते हैं। बच्चे बुजुर्ग हो सभी को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस मौके पर जो है मुख्यमंत्री बघेल के रंग में सराबोर नजर आया और मंच से उन्होंने फाग गीत गाते हुए पत्रकारों के साथ होली मनाई। वही मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब की ओर से महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया। रायपुर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में रायपुर प्रेस क्लब के जो तमाम जो बड़े पत्रकार हैं, अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, जितने भी पदाधिकारी सब सम्मिलित हुए थे। वही पूरे रायपुर से जो जितने भी पत्रकार है वो सभी सीएम के साथ वो जो होली है वो खेले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी अभी भी होली का जो माहौल है वो खुशनुमा है। और वही जो है मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि होली जो है रंगों और खुशियों का त्योहार, शांति और सौहार्दपूर्वक मनाए, इसको इस तरीके के अपील भी की गई। वहीं जयदास, अगर बात करें तो आज पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा है और ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज सीएम भूपेश बघेल का क्या प्लान है, आगे किस कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं? या वहीं अगर बात करें तो पत्रकारों के साथ ये जश्न मनाया, तो पत्रकारों के लिए क्या कुछ होली के त्योहार में सौगात दी गई है? जी अभी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो अपने निवास स्थल पे जो है होली मनाएंगे। वही आज ऐसी कोई निश्चित कार्यक्रम की उनकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कल जो है वो काफी जगह जो है इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल हुए और उन्होंने होली की बधाई भी दी। कल राजधानी स्थित रायपुर के सुभाष स्टेडियम में भी आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने निगम परिवार द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेशवासी निगम के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारियों का, सफाई कर्मकारों को होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। वही इस जो खास जो बात अगर देखी जा सकती है छत्तीसगढ़ में होली पर, तो वो है गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से बने गुलाल से तिलक लगाकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया गया है रायपुर के एजाज ढेबर के द्वारा। और
सबसे खास बात यही है कि अभी सरकार ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम जो विज्ञापन है वो किए गए कि जो हर्बल गुलाल है, जो गोबर से बने गुलाल है, उसका उपयोग किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन जो एलर्जी है वो ना हो। तो इस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में यह एक और अच्छी बात है कि हर्बल जो गुलाल है उसकी चलन, उसकी बढ़ान इस होली में दिखाई दी है। वहीं बता दें प्रेस क्लब में कल जो मुख्यमंत्री जो है शामिल हुए थे होली जो समारोह में, होली प्रेस क्लब के द्वारा, तो इसमें इस तरीके से अभी किसी भी प्रकार की ऐसा घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी और उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा जो प्रेस क्लब है उसमें शिरकत होता रहूंगा। पूर्व में भी जब वो सीएम नहीं थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब से वे जुड़े हुए हैं प्रेस क्लब से और आते थे वहाँ होली समारोह में शामिल होते थे। तो इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में अभी खुशनुमा माहौल है। जो होली का त्योहार है, जो पूरे देश जो मनाया जाता है वो त्योहार है, वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ये भी बोलते नजर आए कि होली का त्योहार इस बार और थोड़ा खुशनुमा हो गया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही भरोसे का बजट पेश किया गया है जिसमें लोगों के लिए कई नई घोषणाएं भी की गई हैं। जी निश्चित ही अभी जिस तरीके से वो घोषणाएं की है विधानसभा के बजट सत्र में, तो उसमें जो है अभी पूर्व में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है उनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है, कोटवारों के मानदेय में वृद्धि हुई, बेरोजगारों की जो बेरोजगारी भत्ता है वह देने की घोषणा की गई। तो उनके लिए जो कर्मचारी है जिनकी वेतन वृद्धि बढ़ोतरी हुई है, जिनको मुख्यमंत्री ने सौगात दी है, तो उन्होंने 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में होलियां मना ली है और आज कहीं न कहीं जो सच में जो अपना होली है वो होली में और वे लोग खुशी से होली मनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते कहा है कि होली जो है रंगों और खुशियों का त्योहार, जीवन में खुशियों के रंग लाने के लिए छोटे बड़े अमीर गरीब सब होली मनाए, सबको पुराने गिले शिकवे मिलाकर भुलाकर जो है सभी को त्योहार मनाना चाहिए, तभी जीवन में खुशियों का रंग चढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर्व के दौरान शहर में सौहार्दपूर्ण अच्छा वातावरण रहे, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी मिलकर इस पर्व को मनाए और आपस में होली जो है वो खुशियाँ होली की खुशियाँ बांटे। तो इस तरीके के जो है मुख्यमंत्री ने तमाम जो है बधाइयाँ छत्तीसगढ़ की जनता को दी है। जयदास मानिकपुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जन औषधि दिवस के मौके पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जन औषधि केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र के सरकारी हॉस्पिटलों में खुलने से मरीजों को काफी लाभ हुआ है। सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं का ही नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों को चिकित्सा सेवा दे रहा है। ऐसे में दूर दराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे उनको लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधान रहा है कि सस्ते दरों में मरीजों को देश भर में सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर उनके द्वारा जन औषधि केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई, जो कि आज लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस समय जिस तरह से हम यहाँ पर आज नैनीताल जिले के मेडिकल कॉलेज में, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं, इसी तरह से देश भर में आज जगह जगह पर सभी लोग जन औषधि दिवस मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से कतार लगी हुई है लोगों की औषधि लेने के लिए। 50% से 90% तक की छूट इस दवाइयों में है। जो दवा 10 रुपये की यहाँ पर मिल रही है वही मार्केट में 100 रुपये की है। उसका सॉल्ट वही है, सारे गुण वही हैं, तत्व वही हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो यह वरदान साबित हो गई है। अभी तक जब से जन औषधि केंद्र प्रारंभ किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में, ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन था कि गरीब से गरीब तक भी उपचार जाना चाहिए, दवा जानी चाहिए, सस्ती जानी चाहिए। तो अभी तक हमने
2014 से अभी तक का हिसाब लगा के देखा तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की बचत करी है हमने मरीजों की, 20,000 करोड़ रुपए की। और इस साल दिसंबर तक, इस साल में 23 के दिसंबर तक, यानी कि सन 23 के दिसंबर तक भारत में कम से कम 10,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री जी रात दिन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग देखने भी जाते हैं कि जन औषधि केंद्र कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसे लोगों का इससे सुविधा मिल रही है। और इसमें सर्जिकल आइटम भी हैं हमारे, 200-250 से ज़्यादा हमारे सर्जिकल आइटम हैं कि अगर आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें, बहुत सारी सस्ती चीज़ें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ हैं। लगातार देश में जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के बाद औषधि केंद्र का निर्माण लगातार जारी है। इससे लोगों को क्या कुछ फायदे मिल रहे हैं, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि 2023 दिसंबर तक जो है देश में 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जाएं और उसको लेकर के लगातार प्रयास करते हैं। और एक उत्तराखंड ही नहीं तो और अन्य राज्यों में लगातार जन औषधि केंद्र लगातार खोले जा रहे हैं। हल्द्वानी की बात की जाए, कुमाऊं के सबसे बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर सुशीला तिवारी में इसका उद्घाटन हो चुका है। और यहाँ पर क्योंकि यूपी की बात की जाए, उत्तराखंड से यहाँ पर 2 राज्यों से लगातार भारी संख्या में मरीज आते हैं और उन सभी मरीजों को सस्ती दरों में यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, उसको लेकर के जन औषधि केंद्र का यहाँ पर खोला गया। उसको लेकर के यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे थे और पूरी तरीके से उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर जो लगातार देश के प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं इलाजों को लेकर के वो दूर हो और वो जो महंगी दरों में जो दवाइयाँ मिलती हैं उनको कम दरों में उन लोगों तक पहुँचे, उसको लेकर जन औषधि केंद्र का लगातार यहाँ पर खोले जा रहे हैं। और यहाँ पर खोला गया है, इसको लेकर के लोगों को काफी यहाँ जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं खत्म होंगी और लोगों में वो फायदा और वो योजना पहुंच सकेगी जो जिसका प्रयास लगातार यहाँ पर मोदी कर रहे हैं। और लोगों को, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं इस केंद्र को खोलने का काफी राहत महसूस होगी। जी आकांक्षा, वहीं अगर बात करें तो जन औषधि केंद्र के साथ साथ और किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो उत्तराखंड के लोगों को दी जा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की योजना जिस तरीके से लगातार गरीबों के लिए आ रही है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी योजना जो है यहाँ पर आयुष्मान कार्ड एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज यहाँ पर जो है गरीब तबका जो है करा सकता है। और उसके अलावा जैसे जन औषधि केंद्र लगातार खोले जाने, जिसमें जो यहाँ पर जो महंगी दवाइयाँ थी उनको कम से कम दरों में यहाँ पर लोगों तक पहुँच सके। और उसके अलावा उत्तराखंड सरकार, भाजपा सरकार है और मुख्यमंत्री धामी सरकार की तरफ से लगातार उत्तराखंड के वो दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स का वहां लगातार पहुंचाया जा रहा है और जन यहाँ पर जो केंद्र है वो खोले जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य सेवाएं जो है जो बदहाल थी उनको सही करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। केंद्र योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार अपनी योजनाओं के तहत लोगों तक पहुंच रही है और गरीब तबका जो इलाज कराने के लिए, महंगा इलाज कराने के लिए सामर्थ्य नहीं था जिनका, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत दी जा रही है। जन औषधि केंद्र में लगातार उस प्रकार की दवाइयाँ मिलेंगी जो मार्केट में कई महंगी थी और यहाँ पर करीब 50 से 90% कम दरों पे यहाँ पर दवाइयाँ मिलने जा रही है। और पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो लोगों को फायदा पहुंचे, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, वो लगातार प्रयास कर रही है। जी, वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि हल्द्वानी का सबसे बड़ा अस्पताल है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, तो यही अहम क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जन औषधि केंद्र का निर्माण हो रहे हैं देश में, तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो सुशीला तिवारी अस्पताल ही अहम क्यों है? आकांक्षा, मैं आपको बता दूं, सुशीला तिवारी अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है। कुमाऊं के सभी 6 जिले के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके अलावा गढ़वाल से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। उत्तराखंड का क्योंकि गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो एम्स की स्थापना गढ़वाल मंडल में है, ऋषिकेश में एम्स है। उसके अलावा उससे बड़ा, उतना ही बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल है जो कुमाऊं में स्थित है। और उसके अलावा यहाँ यूपी जो उत्तराखंड के पास के जो बॉर्डर के जो क्षेत्र है, यूपी से भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। एक बड़ा केंद्र है, कुमाऊं से लोग यहाँ आते हैं, गढ़वाल से लोग यहाँ आते हैं, यूपी से लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ जन औषधि केंद्र खोलने का मकसद यही है कि उन सभी हजारों संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ पर इलाज नहीं करा पाते हैं महंगे हॉस्पिटलों में और जो महंगी दवाएं नहीं ले सकते,
उनको इस चीज का फायदा पहुंचे और लोगों को लगातार राहत मिले और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। जी अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में महा एसीबी ने शिवसेना के पूर्व पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद योगेश भोयर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि खुली पूछताछ के बाद शनिवार को भोयर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीबी के अनुसार भोयर ने बहु मुंबई नगर निगम पार्षद रहते हुए कथित तौर पर 85.56 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 439% अधिक थी। एएनबी न्यूज से बात करते हुए भोयर ने आरोपों का खंडन किया और एसीबी की कार्रवाई को उत्पीड़न करार दिया। पिछले 4 महीनों से मैं इस उत्पीड़न का सामना कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि एफआईआर में क्या है या वो किस शक्ति के तहत मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार मुझे बुक करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने शिवसेना के पूर्व पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद योगेश भोयर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी। अधिकारी ने बताया कि खुली पूछताछ के बाद भोयर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि एएनबी न्यूज से बात करते हुए भोयर ने आरोपों का खंडन किया और एसीबी की कार्रवाई को उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से मैं इस उत्पीड़न का सामना कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि एफआईआर में क्या है, वो किस शक्ति के तहत मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मुझे बुक करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने शिवसेना के पूर्व पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरीके से देखा गया कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता योगेश भोयर पर मामला दर्ज किया गया है, आपको बता दें कि एसीबी की जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मुंबई में महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार लगातार उन नेताओं पर दबाव बना रही है जो नेता महाविकास आघाड़ी खासकर शिवसेना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक नया मामला एक बार फिर से सामने आया जहां शिवसेना के पूर्व नगर सेवक योगेश भोयर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि योगेश भोयर के पास आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह मामला दर्ज किया है। और मामला दर्ज करने के बाद उनके कांदिवली ठाकुर विलेज स्थित फ्लैट की जो है जांच पड़ताल करने आई थी और वहां पर तमाम दस्तावेजों को देखने आई थी, लेकिन उस वक्त जो है योगेश भोयर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमें जो है उनके दस्तावेज, उनके तमाम जो है पुरावे की जांच की है, उसके बाद चली गई। लेकिन इस विषय को लेकर योगेश भोयर ने सीधे तौर पर खंडन करते हुए बताया है कि यह लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है और यह भी जो मामला दर्ज किया गया महज यह उत्पीड़न है, कोई भी मामला इस तरह का उनके ऊपर नहीं है। जी
वहीं सत्यप्रकाश, अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि शिवसेना को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके नेता के घर पर अगर इस तरीके की कार्रवाई हो, तलाशी की जाए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, योगेश भोई ने यह सीधा तौर पे आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद लगातार शिवसेना के नगर सेवकों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे वह उनके पक्ष में प्रवेश करें। अब जिस तरह से योगेश भोई के ऊपर पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था, उनकी गिरफ्तारी भी की थी, उसके बाद तुरंत अब एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है। यह मामला कैसे दर्ज किया, यह जानकारी खुद योगेश भोई को नहीं है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति, उनका कहना है कि 449% ज्यादा आय से संपत्ति योगेश भोई के पास है, इसलिए वह मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच करने आई थी। लेकिन योगेश भोई ने इस पूरे मामले का खंडन करते हुए बताया कि यह जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह का मामला दर्ज किया गया है। पिछली बार जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वह भी गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उन्हें धोखे में रखा गया और उन्हें गलत तरीके से जो है अपना कंप्लेनर खड़ा करके FIR लिया गया, उसके बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की। तो तमाम तरह के दबाव उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं, जो बेहद गलत है। इसकी ये वह माननीय कोर्ट का रुख करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो अब तक की जो पूछताछ हुई है इस मामले में, उसमें क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, क्राइम ब्रांच ने भी पूछताछ किया था, उसमें भी कोई हल नहीं निकला है। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो जो उनके घर पे टीम आई थी, वह भी दस्तावेज देख कर गई है, किस तरह का कोई जो है गिरफ्तारी जैसे बातों को नहीं कहा है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच आगे चलेगी, इस तरह की बात कही है। लेकिन इस पूरे मामले में ये बिल्कुल तय है कि जो चीजें हो रही है वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो लगातार योगेश भोई की अगर बात करें तो वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो उन्हें बुक करने के लिए मुंबई पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल, देखिए, बात यही है कि ऐसे नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह एकनाथ शिंदे गुट में चले जाएं, और अगर वह नहीं जाते हैं तब तक कई तरह के बहाने निकालकर उनके ऊपर जांच एजेंसियां लगाई जा रही है, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही है, जो बेहद गलत है। और लगातार इसको लेकर शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वह लगातार आरोप भी लगा रही है। वही अगर बात करें तो लगातार शिवसेना में और शिंदे गुट में जो है वो विवाद चलता चला आ रहा है अभी तक। तो क्या इस तरीके की कार्रवाई के बाद आपको क्या लगता है कि ये विवाद और बढ़ सकता है दोनों गुटों के बीच में? बिल्कुल, देखिए, विवाद तो बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिंदे गुट उद्धव गुट के ऊपर आरोपों का जो है लड़ी लगा रहा है, वो उसको लेकर कहीं कहीं उद्धव गुट जो है काफी परेशान है। और सिर्फ योगेश भोई नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे पूर्व नगर सेवक हैं जिनके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। कई लोगों ने तो अपनी जो है बातें जो है मीडिया के सामने भी रखी कि किस तरह से उन्हें झूठे केसे में, झूठे मामलों में और झूठे शिकायतों के मामले में उन्हें घसीटा जा रहा है, जो बेहद बेबुनियाद है, और उन्हें फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देश भर में होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो अलग अलग जगह नाकाबंदी पुलिस द्वारा की जाएगी। अक्सर दिन त्योहार के समय देखने को मिलता है कि हुड़दंगबाज सड़कों पर उतरकर हुड़दंग मचाते हैं। सड़कों पर उतरकर पुलिस द्वारा इस तरह के शरारती आंसरों को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की जाती है। कल चंडीगढ़ के मोहाली में करीब 50 से अधिक नाके सेंसिटिव पॉइंट पर लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ शहरों में होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस नजर रख रही है। बॉर्डर इलाके में नाकाबंदी कर शोर शराबा, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। शहर में 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। इसमें 25 SHO के साथ 8 DSP लगाए गए हैं।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस तैनात रहेगी। बॉर्डर एरिया में सुबह 9 से रात 10 बजे तक नाकाबंदी की जाएगी। पूरे शहर में पीसीआर पेट्रोलिंग करेगी। महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। कॉलोनियों के आसपास पुलिस की गश्त चलेगी। ड्रंक एंड ड्राइव के नाके लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत मिलते ही पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। कॉलोनियों और गेटी रोड स्थित अन्य जगहों पर पुलिस की चीता मोटरसाइकिल भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इस त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की गई है। वहीं अक्सर दिन त्यौहार में देखने को मिलता है कि हुड़दंगबाज सड़कों पर उतरकर हुड़दंग मचाते हैं, तो ऐसे हुड़दंगबाजों के लिए पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। वहीं आपको बता दें कि मोहाली में करीब 25 से अधिक नाके सेंसिटिव पॉइंट पर लगाए गए हैं। चंडीगढ़ शहर की अगर बात करें तो होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस नजर रखेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां होली के त्योहार को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ हैं। अमित सेठी, जिस तरीके से देखा गया है कि होली का आज त्योहार है और लगातार जो हुड़दंगबाज हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देश भर में जो है होली का त्योहार जो है बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि आज चंडीगढ़ अगर मोहाली की बात की जाए तो 50 से ज़्यादा जो है नाके जो है जगह जगह लगाए गए हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि हुड़दंगबाज जो है इस तरह के त्योहार को जो है ख़राब करने के लिए जो है रोड पर जो है सड़कों पर उतरते हैं और हॉर्न और हूटर्स करते हैं। इसीलिए जो है प्रशासन ने जो है आज जो है जगह जगह जो है नाकेबंदी की है। वहीं अगर बात करें तो जो हुड़दंगबाज है उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे हम देखते हैं कि होली में लगातार सुबह के समय में अगर बात की जाए तो सब जब अपने घरों में होली मना रहे होते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि जो हुड़दंगबाज हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, तो इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ पुलिस की बात की जाए या मोहाली पुलिस की बात की जाए तो वो इस बार जो है बिल्कुल सख्त एक्शन जो है वो इस तरह के जो हुड़दंगबाज हैं उनके ऊपर लेगी। वहीं अगर बात करें तो बीते कुछ 2 सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से महामारी का प्रकोप था तो होली और दिवाली के त्योहार ढंग से नहीं मनाए जा रहे थे। वहीं इस बार आपको क्या लगता है कि होली के त्योहार में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी कई तैयारियां की गई हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इन चीजों को? जी बिल्कुल, कल हमने ग्राउंड जीरो पे भी जाके देखा, मार्केट में जो था काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। जिस तरह से पीछे मैं लेके जाऊंगा कोरोना काल में जिस तरह से जो था कि सभी त्योहार जो है जिस तरह से घरों में ही सीमित रह गए थे, तो उसके बाद जो है ये खुशी का जो माहौल अब जो है लोगों में भी देखने को मिल रहा है। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी जो है पुख्ता इंतजाम जो है किए हैं। वहीं अगर बात करें तो लगातार ये भी देखा जाता है कि पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो क्या चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो किस तरीके की पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है? क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं और किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस की जो 112 है वो तुरंत हरकत में जो है 5 मिनट जो है रिस्पॉन्ड टाइम उन्होंने जो है दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह का कोई अगर शरारती तत्व जो है या कोई हुड़दंग मचाता है तो 112 पे अगर कॉल करते हैं तो तुरंत जो है 5 मिनट के अंदर जो है पुलिस टीम जो है वहाँ पर पहुँचती है और हुड़दंगबाज के खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। वहीं अगर बात करें तो होली के त्योहार पे ये भी देखने को मिलता है कि एक गाड़ी पे 3-3 लोग सवार होते हैं, साथ ही नशा करते हैं और जो हुड़दंग करते हैं सड़कों पर, उसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो चंडीगढ़ पुलिस है वो लगातार होली के त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर है।
जिस तरह से अक्सर देखने को मिलता है कि त्योहार के समय पे जो है लोग गाड़ियों के दरवाज़ों पे बैठ जाते हैं और जो खासकर युवा जो है वो इस तरह की हरकतों को जो है अंजाम देते हैं। पुलिस ने सख्त जो है निर्देश जो हैं जारी किए हैं कल कि अगर कोई इस तरह का हुड़दंगबाजी या अगर कुछ भी करते हुए दिखता है तो तुरंत जो है उसको हिरासत में लिया जाए और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने यह भी कहा है कि लगातार नाकाबंदी की जाएगी और पीसीआर पेट्रोलिंग भी की जाएगी। तो इसको लेकर क्या अहम जानकारी है, किस तरीके से पुलिस इन चीजों को लेकर काम कर रही है? बिल्कुल, आज सुबह से ही जो है पीसीआर टीम जो है वो जो है पेट्रोलिंग करेंगी और अगर इस तरह का कोई हुड़दंगबाजी या अगर कोई करता हुआ मिलता है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। अमित सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि आज दोआबा, जालंधर, आदमपुर, होशियारपुर और चिंतपूर्णी तक जाने वाली सड़कों के लिए 13.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। नेशनल हाईवे के करीब 39 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर होशियारपुर में 25 किलोमीटर की सड़क काफी खराब थी। मंत्री जिम्पा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले की सरकारों ने इस सड़क की कोई देखभाल नहीं की। इस कारण यहां हुए बड़े बड़े सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई। पुरानी सरकारों की लापरवाही का खामियाजा जालंधर से होशियारपुर, चिंतपूर्णी तक जाने वाले लोगों ने भुगता। उन्होंने सीएम मान द्वारा इस सड़क की मंजूरी प्रदान करने पर दोआबा, जालंधर, आदमपुर, होशियारपुर और चिंतपूर्णी के लोगों को बधाई दी। बताया कि एनएच की सड़क होने के कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी लेटर लिखा था, लेकिन उन्होंने इसकी देखभाल पंजाब सरकार द्वारा अपने स्तर पर करने की बात कही। मंत्री जिम्पा ने कहा कि इस सड़क का टेंडर लगाया जा चुका है और 1 अप्रैल तक इसका काम शुरू हो जाएगा। आगामी समय में मेले और नवरात्रि शुरू होंगे। इसी सड़क से लुधियाना जालंधर का इलाका होकर गुजरता है। मंत्री ने साथ ही बताया कि ये मामला साल 2017 से लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई काम करने के बजाय धरना प्रदर्शन ही किया। मंत्री जिम्पा ने आदमपुर के फ्लाईओवर मामले को भी साल 2017 से लंबित बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि राज्य सरकार इसके लिए हर समय तैयार है और इसे भी पूरा कराया जाए। बड़ा खुशी का मौका सीगा कि अज 13.74 करोड़ रुपए का टेंडर जिहड़ा हैगा 13 करोड़ 74 लाख रुपए का जिहड़ा एफडी की मंजूरी सीगी अज सानू मिल गई सी फाइनल। और असीं देख रहे थे जिहड़े बंदे उत्थों अगे ट्रैवल करते रहे हैं, रोड के हालात बहुत खराब सीगे। इन्हां पुरानियां सरकारां ने केयर नहीं की और उत्थे बड़े बड़े एक्सीडेंट होए, कई प्राणियों की जान गई। लेकिन क्योंकि ये कटते रहे रोड के मुआवजे लैन सानू पैसा साडे आ जाए, इदां दे उत्थे काम करते रहे पॉलिटिशियन साडे पुराने। और उसका संताप जिहड़ा सी हुशियारपुर तो जलंधर जाने, जलंधर तो हुशियारपुर चिंतपूर्णी जाने वाले लोग भुगतते पे सी। लेकिन मैं मान साहब नूं, सीएम साहब नूं, भगवंत मान जी नूं जाके प्रार्थना की सी भी सानू सब तो पहला मेरे इलाके नूं पैंदा जिहड़ा और ज़्यादा इलाका खराब है, सड़क जिहड़ी है उन्होंने किरपा करके मंजूर किया जाए। उस तो पहला मैं इस संबंध क्योंकि नैशनल हाईवे का रोड सीगा, गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी सी और उन्होंने कहा सी पंजाब सरकार अपने लैवल से इनू करे। और मान साहब ने मेरी, भगवंत मान जी ने जी मेरी रिक्वेस्ट नूं साडे डिपार्टमेंट नूं, उस तो पहला उत्थे PWD मिनिस्टर साडे बहुत ही मानयोग, उन्होंने भी उत्थे मेरे को हुशियारपुर आए सी और देखा कि रोड के हालात वाकई बहुत खराब है। और अज इस संबंध दे विच मैं तुहानूं स्पैशली सद्दिया और कोई भी जाके जब हुण भी उत्थे ट्रैवल करके देखेगा कि किन्ने हालात खराब सीगे। और उन्होंने साडी ये रोड मंजूर किया इनू और इहदा टेंडर भी लग गया और तकरीबन 1 अप्रैल तक इहदा काम जिहड़ा है काम शुरू हो जाएगा। और जिहड़े उत्थे लगातार यात्री जिहड़े है, बाबा भड़वाक सिंह का मेला शुरू हो गया सी और अपने नवरात्रे शुरू हो जाने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ हैं। सड़क निर्माण के लिए 13 करोड़ के टेंडर को मंजूरी मिल गई है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी।
देखिए, कल रविशंकर जो जंपा है जो कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से जानकारी दी गई कि चिंतपूर्णी जाने के लिए अक्सर वहाँ पे जो रोड थी बहुत खराब थी और घंटों का लंबा जाम वहाँ पे अक्सर लगता था, क्योंकि वही रास्ता है जहाँ जालंधर से चिंतपूर्णी वहाँ बगलामुखी के लिए होते हुए निकलते थे। तो इसको लेकर केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा गया था और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है कि राज्य सरकार अपने स्तर के ऊपर इसका काम शुरू कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है अब माँ के दर्शन करने के लिए लोगों को बहुत आसानी होगी। रोड का काम सरकार ने इस बात की संतुष्टि दी है कि काम तेजी से होगा और अच्छे से काम चलेगा, किसी तरीके की कोई देरी नहीं होगी। अब 1 अप्रैल से इसका सड़क का काम है वो जो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि नवरात्रि भी अब आने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने पिछली सरकार पर भी हमला बोला है कि वो सिर्फ प्रदर्शन करने का काम करती थी और इस तरीके के निर्माण कार्य में इसीलिए देरी हो गई। देखिए, जो मौजूदा सरकार होती है वो अक्सर उनका ये काम होता है कि जो पुरानी सरकारों के जो काम रुके होते हैं वो मौजूदा सरकार ही पूरा करवाती है। हालांकि बात कब काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से लेटर लिखा गया और इस चीजों की मंजूरी दे दी गई है। तो जाहिर है उन्होंने कहा है कि पुरानी सरकारें जो काम नहीं करा सकी वो हमारी सरकार ने करवाया है। अमनप्रीत कौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बॉर्डर एरिया में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सड़कों के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बॉर्डर एरिया में देश की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये राज्य के लिए भी मददगार साबित होगा, क्योंकि सड़कें ही यहाँ संपर्क का मुख्य साधन है। प्रदेश में इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। राजनाथ सिंह ने भी प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। देखिए, आज हमारा जो बॉर्डर एरिया है जो चाइना के साथ लगता हुआ है, वहाँ रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है। उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि अगर कल को चाइना पास लगता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है और उनसे ये भी अनुरोध किया है कि रेलवे लाइन का वहाँ विस्तार होना चाहिए, जो डिफेंस स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जैसे कि मनाली लेह बिलासपुर रेलवे लाइन जो है वो डिफेंस स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जितने बॉर्डर रोड्स के साथ बॉर्डर के साथ हमारे गांव हैं, क्योंकि वो सब BRO के अंडर है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उनसे अनुरोध किया है कि आपको इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आश्वासन दिया गया है? माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं सब चीज़ों की डिटेल जानकारी दूंगा और आप मुझसे फ़ोन पर इस बारे में जानकारी भी प्राप्त करते रहना और किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरफ से डेवलप हो और राज्य की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है, उस दृष्टिकोण से बात। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं, जिसके लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाती है। श्रीनगर में स्थित अमरनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर CRPF सुरक्षा के प्रबंधों में लगी हुई है।
पिछले 2 महीने से अमरनाथ यात्रा और इससे जुड़े प्रबंधों को लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ बड़े अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा जुलाई से शुरू होने की संभावना है, जबकि पहले अमरनाथ यात्रा जून के महीने में शुरू होती थी। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। सीआरपीएफ वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा प्रदान करने की हर संभव तैयारी कर रहा है। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की गुफा मंदिर के लिए यात्रा जून-जुलाई में शुरू होने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए हर साल लाखों श्रद्धालु जो हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहां पर जो ट्रैक है, जो अमरनाथ यात्रा का बालटाल का रूट हो या फिर पहलगाम का रूट हो, वहां पर साफ सफाई का अभियान जो है, जो बर्फ हटाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रहती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर कहा जाए तो आईजी कश्मीर जो है, आईजी भाटिया जो है सीआरपीएफ के, उन्होंने कहा है कि इसके लिए पूरे सुरक्षा प्रबंधों की देखरेख जो है वो की जा रही है। हर एक रूट पर जवान तैनात रहेंगे। जम्मू के जो बेस कैंप है, यहाँ से भी जब यात्रा निकलती है तो पूरे सुरक्षा के लाव लश्कर के साथ यहाँ से यात्रा को रवाना किया जाता है और पूरे रास्ते में चाहे पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं। और कहा जाए तो कल ही जो सीआरपीएफ के आईजी हैं और भाटिया, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना उनकी हर प्रायोरिटी है। और खास करके कहा जाए तो इस बार यात्रा भी जो है वो संभावना है कि जून जुलाई में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस बार जो है पहले से ही पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से एक चुनौती जरूर रहती है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जो आतंकवाद प्रभावित हैं और वहां से यात्रा जब निकलती है तो उस समय एक चुनौती जरूर रहती है, खास करके सुरक्षा बलों के लिए। तो उसको लेकर भी संकेत जो है वो आईजी कश्मीर ने दिए हैं। आकांक्षा, वही रविंद्र, अगर बात करें तो लगातार इस यात्रा को लेकर बैठक की जा रही है। सीआरपीएफ की टीम जो है उन्होंने कल भी एक मीटिंग की है, तो उसमें क्या अहम चर्चा हुई है? देखिए, मीटिंग के अंदर जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक यात्रा को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा जो है सबसे बड़ा कारण रहता है और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कहा जाए तो सुरक्षा में कई जवान जो हैं तैनात रहते हैं। जैसा जम्मू के आधार शिविर से जब यात्रा निकलती है, यहाँ से जब फ्लैग ऑफ होता है तो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उसके बीच में सीआरपीएफ का बाज दस्ता हो या फिर कोई और हो, वो सब तैनात रहते हैं। लेकिन कल की जो मीटिंग है उसमें यही कुल मिला के यही बातें निकल के आई हैं कि एक तो सुरक्षा, दूसरा जिस प्रकार से चुनावों के संकेत जो हैं वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर तैयारियां जो हैं उनकी तेज हो चुकी हैं और सुरक्षा बल लगातार इसी को लेकर मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। और अगर चुनावों की बात की जाए तो अगर चुनाव आते हैं तो उसमें किस प्रकार से सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद कहा जाए तो लगातार मांग उठ रही है कि चुनाव करवाए जाए। तो इसको लेकर भी एक संकेत जो है वो नजर आ रहे हैं। आकांक्षा, रविंद्र श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।